नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, हमारी जो फिजिक्स का चैप्टर था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। फिजिक्स को हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, प्रॉपर तरीके से उसके क्वेश्चन बीच बीच में जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए हैं। अब मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि जो अपना पार्ट फिजिक्स का हो गया उसको एक बार आप वापस से रिवाइज करो। आज से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है और केमिस्ट्री को भी अपन प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपना जो दिल्ली पुलिस या आरआरबी ग्रुप डी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री की शुरुआत करते टाइम पे शुरू शुरू में अपन इन चीज़ों के दो तीन चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है कि पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, कि पदार्थ क्या चीज़ है और उसकी अवस्थाएं क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी मैटर एंड इट्स स्टेट। पदार्थ, पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। यानी जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मेरे हाथ में पेन है, ये भी स्थान घेर रहा है तो ये पदार्थ है। मैं हूँ, मैं खुद भी पदार्थ से बना हूँ, आप सब पदार्थ से बने हो। आप जिस चारपाई पे बैठे हो वो भी पदार्थ है, किसी चेयर पे बैठे हो वो भी पदार्थ है। यानी ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु है और वो स्थान घेर रही है तो वो क्या है? एक पदार्थ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना पदार्थ है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा अथवा उसमें निहित पदार्थ को उसका द्रव्यमान, जबकि वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उसका आयतन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि मेरे पास कोई लोटा है। अब लोटा है तो दोस्तों उसका अगर मैं वजन करूं या उसको देखूं कि उसका द्रव्यमान कितना है, जबकि उसमें अपन पानी डाल रहे हैं तो वो उसका आयतन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई सी वस्तु जिसका द्रव्यमान भी है आयतन भी है, या द्रव्यमान है क्षेत्रफल एरिया है, तो हम मान सकते हैं कि वो क्या है? एक पदार्थ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जल हो गया, वायु हो गई, मुद्रा हो गया, सोना, किताब आदि। अपदार्थ क्या चीज है? पदार्थ अपन ने पढ़ा मैटर, तो अपदार्थ क्या है? अपदार्थ है ऊर्जा, इसका कोई आयतन नहीं होता। प्रकाश, इसका कोई आयतन नहीं। ध्वनि का कोई आयतन नहीं है। विचार हमारे, कोई आयतन नहीं है। समय, ये कोई आयतन नहीं। तो ये क्या है? अपदार्थ है, मतलब पदार्थ नहीं है। जिन चीजों को अपन छू नहीं सकते, जैसे ध्वनि को छू नहीं सकते, विचारों को छू नहीं सकते, समय को नहीं छू सकते, तो ये क्या है? एक अपदार्थ है। अर्थात यहाँ एक सूत्र दे रखा है, घनत्व यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बराबर आयतन, यानी डी बराबर एफ अपॉन वी। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? किलोग्राम मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन जो होता है ना उसका मात्रक होता है मीटर क्यूब और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में ये बताया गया है कि पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की पदार्थ की अवस्थाएं। सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। मतलब जनरली अगर देखा जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? तीन। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। एक चौथी अवस्था है प्लाज्मा भी होती है। मतलब अगर जनरली तौर पर, सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस द्रव गैस। लेकिन एक चौथी अवस्था भी अपन मानते हैं, चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ठीक है, अपन ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस पहली जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ठोस क्या है। ठोस पहले, ठोस, ठोस वस्तु का आकार व आयतन निश्चित होता है। क्या कहना चाहता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ठोस वस्तु है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसका आकार व आयतन निश्चित होगा। बाह्य दाब लगाने पर ठोस में अपना आकार बनाए रखने की क्षमता होती है। इसमें आंतरिक आणविक स्थान कम, जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। अगर मान लो कोई ठोस पदार्थ है तो इसके जो अणु होते हैं उनके आकर्षण बल ज्यादा होता है अणुओं के मध्य। ठीक है, और आणविक स्थान कम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लकड़ी, पत्थर हो गया, कांच हो गए आदि। ठीक है, ये क्या है? ठोस पदार्थ है। ये आंतरिक आणविक स्थान बहुत कम होता है इनमें। ठीक है दोस्तों,
फिर बात आती है अपने पास कि द्रव्य क्या है, द्रव। ठीक है, अगर द्रव की बात करें, किसी निश्चित तापमान पर द्रव वस्तु का आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित होता है। यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें डाला जाता है। मतलब द्रव क्या है, द्रव क्या है कि एक निश्चित तापमान पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वस्तु का जो आयतन होता है ना, वह आकार अनिश्चित होता है, यानी उसका आयतन भी अनिश्चित होता है और उसका आकार भी अनिश्चित होता है। यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें डाला जाता है। ठीक है, जैसे तेल है, मान लो तेल को अगर किसी भी बर्तन में डालोगे तो वो सेम उसी का आकार ले लेगा। यानी द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल व घनत्व ठोस की तुलना में कम, जबकि गैस की तुलना में ज्यादा होता है। मतलब मेन बात क्या है कि ठोस की तुलना में इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, गैस से तो अधिक होता है। जैसे दूध हो गया, जल हो गया, तेल हो गया आदि। फिर बात करें अपन गैस अवस्था की। अगर मैं गैस अवस्था की बात करूं दोस्तों, तो किसी दिए गए तापमान पर गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होती। गैस के अणुओं के अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, जिस कारण इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। यानी गैस जो होगी ना, वो एक दिए गए तापमान गैस का आयतन निश्चित नहीं होता और न ही इसकी आकृति निश्चित होती। ठीक है दोस्तों, इनके जो अंतराण्विक स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है और आकर्षण बल तो इनके मध्य बहुत नगण्य होता है। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आदि। प्लाज्मा, चौथी जो हमारी जब गैस आयनीकृत होती है वह अवस्था पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, जिसमें गैसों पर विद्युत एवं चुंबकत्व का प्रभाव सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में देख लिया अपन ने। एक अवस्था हो रही थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना प्रस्तुत की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1924 से 1925 में इसका पूर्वानुमान प्रस्तुत किया। बोस आइंस्टीन घनीभूत गैस की परम शून्यता के निकट -273.15 डिग्री सेल्सियस क्वांटम क्रिटिकल बिंदु की स्थिति है। जब पदार्थ बीईसी अवस्था में होता है तो शून्य शांतता की अवस्था में रहता है। लेकिन जब कोई पदार्थ अगर बीईसी की अवस्था में होगा ना, तो उसकी जो शांतता होगी ना वो शून्य होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने पढ़ा बोस आइंस्टीन के बारे में भी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये देखो यहां बता रखा है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अवस्था परिवर्तन भी पदार्थ की एक विशेषता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कई कारकों पर निर्भर करता है, दाब पर, ताप पर आदि। मतलब जैसे मान लो कोई ठोस वस्तु है, वो द्रव में हो रही है, द्रव से गैस में जा रही है, तो उसके ऊपर किस चीज का प्रभाव है, या तो ताप का प्रभाव है या दाब का प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ की अवस्था भी एक विशेषता ही है। इन कारकों में परिवर्तन के प्रयोग द्वारा प्रक्रियात्मक रूप से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे कि ताप में वृद्धि कर दी तो ठोस द्रव में आएगा, द्रव से गैस में आएगा। अगर ताप में कमी कर दी जाती है तो गैस द्रव में आएगा और द्रव से ठोस में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें होती हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो अपन क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ अगर मान लो ठोस है, ये गैस है, ठोस है, ठोस का अगर सब्लिमेशन किया तो वो गैस में चले जाएगा। ठीक है, ये ठोस है, ठोस का अगर ठोस को मेल्टिंग किया तो वो द्रव में चले जाएगा और उस वेपोराइजेशन हुआ तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर गैस का डिपोजिशन हुआ तो वो ठोस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये इनको समझा रखा है। अगर मान लो द्रव है, द्रव को अगर फ्रीजिंग करेंगे, जमाएंगे उसको, तो वो बर्फ में बन जाएगा, आइस में बन जाएगा, ठोस में। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है, अब यहाँ बता रखा है कि हिमकरण, हिमकरण यानी फ्रीजिंग क्या है, तापमान शून्य या उससे नीचे या द्रव पर द्रव का जमना ही हिमकरण कहलाता है। विगलन क्या हो गया, यानी मेल्टिंग पॉइंट, ठोस का द्रव में बदलना या पिघलना विगलन या परगलन कहलाता है। वाष्पीकरण क्या होता है, वेपोराइजेशन, कि द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है।
जब कोई द्रव गैस में बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। फिर बात आती है संघनन। संघनन क्या होता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कोई गैस अगर द्रव में बदल रही है तो वो क्या हो रही है, संघनन हो रही है, अर्थात उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब ऊर्ध्वपातन ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NH4Cl। ठीक है दोस्तों, तो कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड एक ऐसी चीजें हैं जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है, ये ठोस चीजें हैं। निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण, निक्षेपण की प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस में बदल जाए, यानी डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब क्या हो गया कि निक्षेपण की क्रिया में गैस सीधे ठोस में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है, उसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आती है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये पदार्थ हो गया या मिश्रण हो गया। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे अपन, और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं ये चीजें पढ़ेंगे। देखो, पदार्थ होते हैं दो प्रकार के, पहला दूसरा। पहले होते हैं एलिमेंट। ठीक है, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी तत्व और यौगिक। ठीक है दोस्तों, तत्व में क्या क्या आता है कि तत्व में आएगा धातु, अधातु, उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्या बता रहा है दोस्तों, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो पदार्थ होते हैं जो तत्व होते हैं, और एक कंपाउंड यौगिक होते हैं। ठीक है, जिसमें यौगिकों में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, और एक हो गया अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। यहाँ मिश्रण की बात करें तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ विलयन होता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, कलील, निलंबन यानी सस्पेंशन, ये सारी चीजें विषमांगी मिश्रण में बताई है। अब बात आती है तत्व, एलिमेंट। तत्व, एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां पे अपन देखेंगे दोस्तों कि ये क्या है, तत्व यानी एलिमेंट जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तत्व जैसे H2O2, इसमें क्या है, H2 में क्या है, H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, क्या है, दो हाइड्रोजन है। O2 में क्या है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के क्या है, परमाणु। ठीक है, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है वो तत्व कहलाता है। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है। दोस्तों, दो या दो से अधिक तत्व मिलाए नहीं जाते, निश्चित अनुपात की बात करता है। यहाँ किसकी बात करता है, निश्चित अनुपात की यदि बात कर रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, एक कंपाउंड, कंपाउंड है। तो इस प्रकार के बने नए पदार्थों को यौगिक कह सकते हैं, क्या, निश्चित अनुपात में। जैसे H2O, CO2, CH4, यानी H2O है, जल है, H2O। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने कार्बनिक यौगिक क्या है, जिनमें कार्बन पाया जाता है, एग्जाम्पल CH4, कार्बनिक यौगिक हो गया। क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, जिन यौगिकों में कार्बन नहीं पाया जाता, जैसे H2O है, इसमें कार्बन नहीं है तो ये अकार्बनिक हो गया। समांगी मिश्रण विलयन, इसमें प्रत्येक भाग के गुण तथा धर्म समान होते हैं। जैसे नमक हो गया, नमक का जो जलीय विलयन होता है ना, जैसे नमक को अपन पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद उसको घोल देंगे, घोलने के बाद उसका कहीं से भी अगर अपन टेस्ट करेंगे तो सेम टेस्ट रहेगा। ठीक है, समांगी मिश्रण में होते हैं जैसे विलय प्लस विलायक, विलयन। ठीक है, विलयन के अवयवों को यांत्रिक विधि जैसे कि निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको किसके द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, निस्यंदन द्वारा। ठीक है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसमें प्रत्येक भाग के गुण तथा धर्म एवं संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बारूद हो गया, नमक हो गया, बालू का मिश्रण हो गया। ठीक है, जिस पदार्थ का एक समान न होकर परस्पर अलग दिखाई देते हैं, पुनः दो वर्गों कोलाइड और कलील तथा निलंबन में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के ये डायग्राम में बताया गया है हमें कि पार्टिकल साइज लेस देन, ठीक है, पार्टिकल साइज बिटवीन, ये हो गया, जो और ज़्यादा हो गया इनमें। ठीक है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन होता है ये इसमें ऐसे होता है,
जैसे कोलाइड सॉल्यूशन होता है उसमें दूर दूर होता है, दूर दूर, ठीक है, और सस्पेंस में ये होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके आगे की अगर बात करें अपन कि इसका आगे क्या है, आगे देखो ये बता रखा है हमें, ये टेबल हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्स फेज, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो जिसको मिला रहे हैं उसका माध्यम, और डिस्पर्जन मीडियम का जिसे मिला रहे हो उसका माध्यम। अब देखो यहाँ देखो डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्ड मीडियम, जैसे सॉलिड में अगर सॉलिड को मिलाएंगे तो सॉलिड सोल मिलेगा, यानी रूबी ग्लास, ठीक है। जैसे रूबी ग्लास है, रूबी ग्लास, ग्लास, ठीक है, ये हो गया। सॉलिड में अगर लिक्विड को यानी ठोस में द्रव को मिलाएंगे तो ठोस पायस, जिसका एग्जाम्पल जैसे इमल्सन होता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया जेल हो गई, पियरली चीज हो गई, ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है सॉलिड में अगर गैस मिलाते हैं तो सॉलिड फोम आता है, जिसे लावा और प्रेमिसी, ठीक है, ये हो गया। फिर लिक्विड होता है, लिक्विड में अगर सॉलिड को मिलाएंगे तो सोल हो गया, जैसे पेंट्स, सेल्फ फ्लूइड, ये हो गया। लिक्विड में अगर लिक्विड मिला देंगे तो इमल्सन, पायस, दूध, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इन वाटर, ठीक है। फिर लिक्विड में अगर गैस मिला देंगे तो फोम हो गया, जैसे सौंप हो गया, वेपर हो गया। फिर आती है गैस, गैस में अगर सॉलिड मिलाएंगे तो ये हो गया स्मॉग हो गया। फिर गैस में लिक्विड मिलाए तो एरोसोल हो गया, जैसे फॉग और मिस्टी हो गया, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें अपन को बता रखी है। फिर बात आती है मिश्रण पृथक्करण की विधियां। क्रिस्टलीकरण, आसवन विधि, वर्णलेखन विधि, वाष्पीकरण विधि। उर्ध्वपातन की होती है सब्लिमेशन, अवसादन व निस्तारण, निस्यंदन और अपकेंद्रण, ठीक है, ये प्रकार की होती है 7। फिर 8 हो गई, 8वीं में देखो क्या आती है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होती है दोस्तों, ये देखो क्रिस्टलीकरण यह विलय के पृथक्करण की विधि है जिसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है, इससे उपस्थित विलय पदार्थ स्वेददार रूप में अलग हो जाता है और अशुद्ध पदार्थ विलय में ही बचा रह जाता है, ठीक है। आसवन क्या होती है, दो तरल पदार्थों को अलग करना, वह इस विधि का प्रयोग किया जाता है तथा दोनों पदार्थों को बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होना चाहिए। मिश्रण को उबाल कर उसमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रवों को पृथक किया जाता है, ठीक है। आसवन विधि क्या होती है कि दो तरल पदार्थों को अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण क्या होती है कि यह ठोस और तरल को अलग अलग करती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं कि वर्णलेखन विधि क्या होती है। वर्णलेखन, वर्णलेखन इस विधि द्वारा भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले विलों को पृथक किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक रंगों, डाई से वर्णकों को पृथक करना, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बात करें दोस्तों, ये हमें दे रखा है ये वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण विधि से द्रव विलयन में गलित ठोस विलय को पृथक किया जाता है। यह ठोस द्रव में वाष्पीकरण के बाद तल में शेष रह जाता है, जैसे खारे जल, नमक। जैसे मैं बताऊं कि वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे क्या होता है कि समुद्र के पानी को क्यारियों में भर दिया जाता है, फिर क्या क्या होता है कि धूप से वो पानी तो उड़ जाता है और उस पर नमक बचा रह जाता है, ठीक है दोस्तों। और ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या कहता है कि इसमें ठोस विलय का पृथक्करण होता है, जो ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। गैस में परिवर्तित विलय को शीघ्र शीतलित कर शुद्ध ठोस पदार्थ किया जाता है, जैसे कपूर होता है, आयोडीन होता है, नेपथलीन होता है, शुष्क बर्फ होती है आदि। अवसादन एवं निस्तारण इस विधि में भिन्न घनत्व पदार्थों का पृथक्करण होता है। अवसादन से स्थिर अवस्था में मिश्रण अघुलनशील पदार्थ होती है बैठ जाते हैं, और जब इसे ऊपरी द्रव को पृथक किया जाता है ये क्रिया निस्तारण कहलाती है। तेल व जल के मिश्रण दोनों का पृथक्करण है, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है लास्ट, ये बता रखा है हमें, ठीक है। तो देखो निस्यंदन, जब सरल मिश्रण में अघुलनशील ठोस पदार्थ का पृथक्करण के माध्यम से किया जाता है तो निस्यंदन कहलाता है, जैसे गंदे जल का भौतिक शुद्धिकरण। अपकेंद्रण इस विधि में तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जिससे अपकेंद्रण प्रभावी होकर अधिक तरल पदार्थ से बाहर निकल जाता है, एकत्रित कर लेता है। दुग्ध से क्रीम का निकलना, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है दूध से क्रीम का निकलना, ठीक है। तो ये क्लास रही है अपनी, आज का ये टॉपिक रहा दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने पढ़ा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें।
जिन बच्चों का आ गया है एग्ज़ाम डेट, वो भी बिल्कुल होपलेस नहीं हो, जितनी तैयारी है उसमें प्रॉपर तरीके से अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, और अपने आप अच्छे से पेपर देने जाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।